सुमित्रा वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारी सांसद आदरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे बीच में यहाँ पर सभी माननीय विधायकगण, पदिया जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठजन और मेरे सामने बैठे हुए अनेक क्षेत्रों में अन्य समुदाय से विभिन्न क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय समाज के बीच में काम करने वाले ऐसे अनेक सामाजिक सेवा करने वाले हमारे महानुभाव और इस पूरे संभाग के उन जनजातीय क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे इस व्यवस्था में लगे हुए सभी कारीगण, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आज राजा शंकर साहेब रघुनाथ साहब जी के इस बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे इस भारत के आमय उपराष्ट्रपति जी का ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पिछले दिनों में मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए और विशेषकर रघुनाथ साहब शंकर साहब जी के इस बलिदान दिवस, जहां पर अंग्रेजों ने तोपों से करसाए रघुनाथ साहब जो ने पिता और पुत्र को तोपों से आया था, उस स्थान के लिए एक भव्य स्मारक का आधारशिला उनने प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक लंबे अंतराल के बाद आज इन महानायकों के बारे में आज मध्य प्रदेश की सरकार ने चिंता किया है। और मुझे खुशी है कि पूरे इस जनजातीय समाज के ऐसे महानायक और अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले ऐसे महानायकों को याद करने का एक समय हमारे इस पूरे भारत के उन जनजातीय क्षेत्रों में, हमारे जनजातीय विश्वविद्यालयों में, जनजातीय समाज के उन क्षेत्रों में काम करने का और उनमें ऐसे अनेक विचार संगोष्ठी करने का अवसर मिला है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कुछ प्रमुख योजनाओं का ये जो आधारशिला हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी, हमारे राज्यपाल जी, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके करकमलों से इस क्षेत्र के, चाहे जबलपुर का हो, मंडला है, सिवनी है या अन्य हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, तोपों के मुंह से बांध के उनको उड़ाया गया था। आइए, जिस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद दे दी, उनका उपराष्ट्रपति जो अपने प्रदेश राजस्थान के बाद पहली बार अगर किसी राज्य में गए हैं तो वो राज्य है अपना मध्य प्रदेश, जहां इन वीरों को प्रणाम करने वो पधारे हैं। ऐसे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक बार हमारे बीच पहली बार पधारे। आप ताली बजा के, जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो प्रदेश की सेवा और हमारे जनजाति भाई बहनों की सेवा में दिन और रात जुटे हुए हैं, आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान जिनको अभी आप सुन रहे थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, प्रभारी मंत्री इस जिले के श्री गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री जो जंगलों में प्रधानमंत्री जी चीता छोड़ के गए हैं, कल उस काम में लगे थे, कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय हमारे इस विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद, हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ता आदरणीय बीडी शर्मा जी,
जबलपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारी राज्यसभा के पूर्व सदस्य वरिष्ठ नेता बहन संपतिया उइके जी, आदरणीय विधायक जयसिंह मरावी जी, देवी सिंह जी, नंदिनी मरावी जी, शिव नारायण जी, मनीषा सिंह जी, कुंवर सिंह टेकाम जी, मंचा सीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ जाके, अपने राज्यपाल जी के साथ जाके राजा शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं यहाँ अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश की स्वतंत्रता की खातिर, अंग्रेजों की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं की। 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरी ताकत के साथ जुट गए, गांव-गांव जाते थे, कमल रोटी का संदेश पहुंचाते थे और विद्रोह की चिंगारी भड़काते थे। अंग्रेजों को जब पता चला, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे जनजातीय नायकों ने, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, बिरसा भगवान, एक नहीं ऐसे अनेक, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और उसके पहले चले जाएं तो हमारी मां रानी दुर्गावती, इसी अंचल में रानी अवंतीबाई, इसी अंचल में एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उनको प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसलिए आज श्रद्धांजलि देने ये मेला लगा हुआ है। जगह जगह से आप सब उनके चरणों में प्रणाम करने आए हैं और इस संकल्प के साथ, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आज़ादी के इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार थी, केवल कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जाते थे, केवल कुछ लोगों के लिए जाते थे, एक परिवार के लिए जाते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हर क्रांतिकारी का कम से कम स्मारक बने, उसका प्रयास किया। और हर एक का बलिदान दिवस हो या जन्म दिवस हो, धूमधाम के साथ मनाया जाए ताकि आज की पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, हमारे टंट्या भील हो, भीमा नायक हो, बिरसा भगवान हो,
जितने जनजातीय नायक हुए हैं सबके स्मारक अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। कांग्रेस ने तो केवल एक खानदान का नाम लेने का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल इस कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधारे थे और तब हमने तय किया था राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांध के गोलों से उनको उड़ाया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए वही स्मारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई। वो जमीन वन विभाग के पास थी, वन विभाग से हमने जमीन ले ली है। मॉडल भी प्रदर्शनी में देख के जाना, वो जैसा बनना है उसका एक मॉडल बनाया है कि कैसा बनेगा उनका स्मारक, उसमें संग्रहालय और बाकी योजना बनाई है ताकि उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा ले सके और सीख सके। आजाद भारत में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, सार्वजनिक अवकाश होगा ताकि हम ऐसे कार्यक्रम में धूमधाम से भाग ले सकें। हमने तीसरी चीज तय की थी कि कई बार जो हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहन होते हैं उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो किसी सूदखोर के पास अगर चले गए तो ऊंचे ब्याज की दरों पर वो कर्जा देता है और कर्ज से कई गुना ज्यादा वो ब्याज ले लेता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उस दिन जो हमने तय किया था कि अब अगर किसी ने नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के निर्धारित ब्याज की दरों से ऊपर अगर किसी गरीब आदिवासी भाई को कर्जा दिया है तो वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो उसको वसूल नहीं कर पाएंगे, वो उसको वसूल नहीं कर सकते। ये बाकायदा हमने विधानसभा में लाके इसका कानून बनाने का काम किया है। ये मेरे पास जो विधेयक हमने पारित किया है, कानून बनाया है, उसकी प्रति है ताकि कोई भी गरीब आदिवासी भाई बहन को लूटने का काम ना कर पाए। सरकार आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है। उस दिन हमने ये फैसला किया था। हमने एक फैसला और किया था कि हम देवारण्य योजना बनाएंगे और देवारण्य योजना के अंतर्गत हम जो औषधि पौधे, आमदनी बढ़ानी जरूरी है, आय बढ़ानी जरूरी है, गरीब की भी, आदिवासी भाई और बहनों की भी, और इसलिए वो आमदनी बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना लागू की गई है। अगले 3 सालों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में हमारे आदिवासी भाई बहन औषधि पौधे लगाएंगे और वन समितियों के माध्यम से हमने 4,000 एकड़ में 3,83,284 औषधि पौधों का रोपण किया है। और हमारे आदिवासी किसान भाई 162 एकड़ भूमि पर स्टीविया, अकरकरा, सर्पगंधा, गिलोय किवंच जैसी खेती प्रारंभ कर रहे हैं और इसको फिर संग्रहित करके और वनोपज को भी संग्रहण आप करते हैं, इकट्ठा आप करते हैं, उससे दवाइयां बनाने का काम भी किया जाएगा जिससे रोजगार के अच्छे अवसर और मिले। आपको एक बात और ध्यान होगी, हमने तय किया था कि जो नवासी आदिवासी ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में राशन लेने गरीब को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार पूरा एक दिन खराब हो जाता है केवल राशन लेने में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को राशन दे रही है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 10 किलो प्रति व्यक्ति ये राशन दिया जाता है। लेकिन राशन की दुकानें कई बार दूर दूर थी और इसलिए गरीब को दिक्कत होती थी, आदिवासी भाई बहनों को, क्योंकि टोले मजरे कई बार दूर होते थे। और इसलिए हम लोगों ने राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की घोषणा उस समय की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 20 जिले के 89 ट्राइबल जनजाति आदिवासी ब्लॉक में 6,500 से अधिक गांवों में हम 7,13,000 परिवारों को गाड़ी के माध्यम से
उनके गांव में राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वो गाड़ी चलाने वाले आदिवासी नौजवानी है, उनकी गाड़ी चलती है जिसमें राशन जाता है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। और राशन नवासी आदिवासी इलाकों में उसी गांव में जाके देने का काम अब हो रहा है, ताकि दूसरे गांव हमारे आदिवासी भाई बहनों को ना जाना पड़े। अब एक फैसला और किया है, जो राशन का परिवहन होता था दुकानों तक ले जाने के लिए, वो परिवहन पहले ठेकेदारों के माध्यम से होता था। अब हमने फैसला किया है कि कोई बड़े ठेकेदार नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों के माध्यम से ही राशन की दुकानों पे राशन की गाड़ियां उनको खरीदवा के किराए पे सरकार लेगी और राशन की दुकान पर राशन भेजेगी, ताकि हमारे बच्चों को ही और रोजगार मिले। ये योजना भी हमने बना ली। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने यह तय किया था कि सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारी है, जिसके कारण गरीब को बहुत दिक्कत होती है, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों में सिकल सेल एनीमिया बहुत गंभीर बीमारी के रूप में पनपी है। और इसलिए तब हमने तय किया था कि इसके उन्मूलन का अभियान चलाएंगे। आज मैं अपने गवर्नर, अपने राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस अभियान को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और अभी तो 2 जिलों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमने कार्यक्रम चलाया था। अब सभी आदिवासी जिलों में, सभी जिलों में ये सिकल सेल एनीमिया का सर्वे, और सर्वे के बाद उसके पूरे इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। गवर्नर साहब स्वयं इस काम को पूरी गंभीरता से अपने हाथों में लेके देख रहे हैं। एक बात और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना, वनों के, जंगलों के परंपरागत अधिकार प्रबंधन के अब वन समितियों के हवाले कर दिए गए हैं। वन समितियां प्रबंधन का कार्य करेगी, वन विभाग नहीं करेगा, वन समितियां करेंगी। और समितियों को माइक्रो प्लान बना के प्रबंधन की भागीदारी देने का हमने फैसला किया है। एक फैसला हमने ये भी किया है कि तेंदुपत्ते से जो लाभांश आता था, लाभ जो आता था, वो 75% तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को दिया जाएगा और 5% ग्राम सभा को दिया जाएगा। लेकिन अभी जो पेशा एक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैं एक क्रांतिकारी फैसले की आपको सूचना देना चाहता हूं। ये तेंदुपत्ता तोड़ते हैं हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, अन्य भाई बहन, और तेंदुपत्ता वनोपज संघ के माध्यम से बेचा जाता है। इस साल हम चिन्हित इलाकों में प्रयोग शुरू कर रहे हैं। ये तेंदुपत्ते का, विजय शाह जी, अब जंगल विभाग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम चिन्हित इलाकों में तेंदुपत्ता ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा बेचने का काम करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। तो विजय जी, सब चीजें अपने पास मत रखो भाई, सरकार काय को सब चीज अपने पास रखे। इस साल ये प्रयोग शुरू कर दो, अपना तेंदुपत्ता अपन तोड़ेंगे और अपन ही बेचेंगे। इस साल से चिन्हित इलाकों में ये काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। वनोपज से जो बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी निकलती थी वनों से, उसमें जो जलाऊ लकड़ी है और बांस बल्ली है, उस पर पूरी तरह अधिकार अब वन समिति का होगा। मैं काटने की बात नहीं कर रहा, जो स्वाभाविक रूप से निकलती है, गिरती पड़ती है, वो उसका अधिकार भी अब हम सभी वन समितियों को दे रहे हैं। वो वन समिति इकट्ठा करेंगी, वो ही बेचेंगी और वो ही गांव के विकास के काम में पैसा लगाएंगी। और एक बात और मैं प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहता हूं, मेरे जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों, इमारती लकड़ी काट के जो आय प्राप्त होती थी, वो पूरी की पूरी आय राज्य शासन के खजाने में जाती थी। हमने अब तय किया है कि अगर 100 रुपया की लकड़ी बिकी तो 20 रुपया
वन समिति को, जो आदिवासी भाई बहन जिनमें काम करते उन्हीं को दे दी जाएगी ताकि वन समितियों के काम में आए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो ये अधिकार भी दे दिया है। इस साल अंतरिम उत्पाद के रूप में लगभग 22 करोड़, पहले अंतरिम उत्पाद के रूप में 11 और अंतिम कटाई के रूप में 22 करोड़ का भुगतान वन समितियों को किया है। और एक बात और, पेसा एक्ट के बारे में हमने पूरी गंभीरता से समाज के सब वर्गों से विचार विमर्श कर लिया है। गवर्नर साहब के कार्यालय में सेल बना हुआ है, आदिवासी सेल, आदिवासी प्रकोष्ठ, वो उसकी समीक्षा कर रहा है। और इस साल ही जो पेशा कानून है, अभी हम उसका प्रकाशन कर रहे हैं ड्राफ्ट का, उस पर दावे आपत्ति बुलाएंगे और इसी साल पेशा कानून मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा ताकि हम आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को और सरल बना सकें। बोलो पेशा लागू होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए गवर्नर साहब के अधीन जो प्रकोष्ठ है उस पर पूरा विचार कर लिया है, अंतिम ड्राफ्ट हमें सौंप दिया है और अब उसका प्रकाशन करके कोई दावे आपत्ति हो तो बुलाएंगे और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। एक बात कई भाई आदिवासी भाई बहन मांग करते थे और वो ये थी कि जो वनग्राम है वहाँ कोई सुविधा रहती नहीं है, कोई सुविधा मिलती नहीं है सरकारी, और इसलिए वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए। ये मांग सबकी थी कि नहीं थी? बताओ, अरे थी कि नहीं? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 827 वन गांवों को राजस्व गांव बना दिया गया है। वहां सारी सुविधाएं हमारे रहने वाले भाई बहनों को दी जाएगी। बैकलॉग के पदों की भर्ती का अभियान निरंतर चल रहा है। 20,000 पदों पर भर्ती का काम हमारा जारी है और इसके साथ साथ एक साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसमें आरक्षण के हिसाब से हमारे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। एक फैसला और हमने किया था, जो हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटे बेटी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने का हम काम करेंगे। मुझे खुशी है पिछले साल हमने कोचिंग देने का काम किया और उस कोचिंग का ही ये परिणाम है जो अभी अभी रिजल्ट आए हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। इसी साल और पिछले साल में 728 हमारे आदिवासी बेटा बेटियों ने आकांक्षा योजना के अंतर्गत कोचिंग ली थी और इनमें से 467 बेटे बेटियां इन परीक्षाओं में सफल हो गए। अब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। और एक खुशी की बात और बता रहा हूं मैं, जिनका नीट की परीक्षा में मतलब डॉक्टर बनने के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनमें भावना चंद्रानिया, ये मंडला की जिले की है, बेगा जाति की बेटी है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। वर्षा उइके मंडला जिले की है, ये भी बेगा जाति की है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बता रहा हूं कि बेगा बेटियों का भी सिलेक्शन हो रहा है। शिव कुमारी बेगा ये जेई मेंस में सफल हुई है। आदित्य कवरेती ये हमारे छिंदवाड़ा के हैं, एक शहडोल के हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। शारदा पाल, बबीता पाल, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपके साथ आपको जो वचन हमने दिया था कि बच्चों की कोचिंग करेंगे, अब बच्चे तेजी से हमारे बड़ी परीक्षाओं में पास होके और अब बड़े पदों पर पहुंचेंगे। ये काम हमारा लगातार जारी रहेगा। हर एक ग्राम पंचायत में 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। और इसी साल आपने देखा होगा, अभी हमारे मंडला जिले के ही एक नौजवान शहीद हुए थे, गिरजेश कुमार उद्दे। फौज में जाके हमारे आदिवासी जवान और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। गिरिराज शहीद हुए तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश की सरकार ने दी। और आज मैं खुद
उनके परिवार से मिलने बीजाडांडी जा रहा हूं। उनका स्मारक, उनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी। कोई एक संस्थान का नाम उनके नाम पे किया जाएगा ताकि उनकी स्मृति को अमर रख सके। लेकिन इसके साथ हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि फौज में और पुलिस में हमारे बेटा बेटियों की ज़्यादा भर्ती हो, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने का काम भी इसी साल हम प्रारंभ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पुलिस में जाएं, फौज में जाएं, जनता की सेवा करें और सीमाओं की रक्षा करने के काम में भी आए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बहुत विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आज महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच है। उपराष्ट्रपति जी राजस्थान के छोटे से गांव से आते हैं और पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर वो पैदल जाते थे अपने गांव में। बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ के और अपनी योग्यता के आधार पर वो उपराष्ट्रपति बनी है। देखिए, हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से हैं, आज भारत की राष्ट्रपति बनी है। तालियां बजा के द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करो, जोरदार ताली बजा के करो। प्रधानमंत्री जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। ऐतिहासिक फैसला, बहन द्रौपदी मुर्मू जो जनजाति परिवार से, आदिवासी परिवार से, वो हमारी राष्ट्रपति है। और देखिए, हमारे राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी भी आदिवासी समाज से आते हैं। हमारी राष्ट्रपति आदिवासी, हमारे राज्यपाल हालांकि किसी सीमा में बंधे नहीं हैं, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये उसका उदाहरण है। मेरे बहनों और भाइयों, जनजाति समाज को और आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कई फैसले मैंने आपको बताए हैं और अनेकों फैसले अभी लिए जाएंगे। पट्टा देने का काम हमारा निरंतर जारी है। उन कामों के बारे में आज मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इतने ही वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ आदिवासी जनजाति नायकों को प्रणाम करती है, उनके स्मारक भी हम बना रहे हैं, जैसे राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का बना रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रगति और विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और पेशा जैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में से होगा। एक बार मैं फिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चरणों में प्रणाम करता हूं और फिर आपको वचन देता हूं, आदिवासी समाज, जनजाति भाई बहनों के, बेटा और बेटियों के विकास और कल्याण में ये सरकार हमारी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। एक बार मैं फिर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं और हमारे राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूं। एक बार मेरे साथ एकजुटता प्रदर्शित कीजिए। विकास और आगे बढ़ने की ललक का